स्टोरी की शुरुआत में हमें हमारे एमसी को दिखाया जाता है जिसके स्कूल में आग लग गई थी और वो दौड़ते हुए आर्ट रूम की तरफ जा रहा था। फिर वो हमें बताता है जिस दिन स्कूल में आग लगी मैं दौड़ते हुए आर्ट रूम में गया क्योंकि मैं वैसे भी मरने वाला था। तो मैं चाहता था कि मैं उस जगह पर मरूं जिस जगह को मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था। फिर हमें वहीं पर एक पेंटिंग को दिखाया जाता है जिसे हमारे एमसी ने बनाया था और वो इस आग में भी जल नहीं रहा था। फिर हमारा एमसी आगे बताता है मुझे लगा कि यही मेरा अंत है, मुझे लगा कि अब सब खत्म हो गया है। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो अभी भी जिंदा बचा होता है और वो सामने की तरफ देखकर सोच रहा होता है मैं यकीन से कह सकता हूँ ये वही जगह है, ये वही पेंटिंग है जिसे मैंने बनाया था। मुझे इस पेंटिंग के अंदर आए हुए एक हफ्ता हो चुका है। और गाइस हमारे एमसी का नाम जियो है तो अब से जियो कहेंगे। और गाइस जियो जो था वो अपने स्कूल में एक टीचर था, इसलिए वो सोचने लगता है क्या बच्चे सेफली बाहर निकल गए होंगे। फिर तभी बगल की तरफ से आवाज आता है और वो मुड़कर देखने लगता है जहाँ पर हमें एक खरगोश को दिखाया जाता है जिसे देखकर जियो सोच रहा होता है मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ मेरे साथ होगा। यहाँ पर टाइम का फ्लो बिल्कुल अलग ही चलता है, इसलिए मुझे ठीक से नहीं पता कि मैं अंदर कितने समय से हूँ। मतलब गाइस जियो ने इस पेंटिंग के अंदर हफ्ते बिता दिए हैं लेकिन उसे ये नहीं पता कि बाहर कितना समय हो चुका है। फिर जियो आगे बताता है हालांकि मैंने इस पेंटिंग के कुछ सिंपल रूल को समझ लिया है। रूल नंबर 1, अगर मैं किसी भी चीज को ड्रॉ करता हूँ तो वो एक असली चीज बन जाता है। मतलब गाइस अगर आपने शकला का बूम बूम देखा होगा तो उसके पास जो पेन होता है जियो के पास बिल्कुल उसी की ही तरह पावर है। फिर जियो आगे बताता है अगर मैं नमक के पैकेट को ड्रॉ करता हूँ तो वो असली बन जाता है। यहाँ तक कि बर्तन फूल पेड़ पौधे भी असली बन जाता है। ये बहुत बढ़िया है। आखिरकार मैं सामानों को खरीदने के खर्चे से छुटकारा पा गया, पर फिर भी इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। ये इंसानों के ऊपर काम नहीं करता है। अगर उन्हें ड्रॉ किया जाए तो वो सिर्फ लाश बनकर बाहर निकलते हैं, वो जिंदा नहीं होते और न ही इंसानों की तरह सांस ले सकते हैं। सच कहूँ तो ये मेरे लिए ही बढ़िया है। अगर मेरे पास जिंदा लोगों को बनाने की पावर होती तो मेरी ये शांति भरी पोटैटो के जैसे जिंदगी एक बुरा सपना बन के रह जाता। फिर उसके बाद जियो रूल नंबर 2 को बताता है कि इस पेड़ पे लटका हुआ जो प्रेम है वो उससे बाहर की दुनिया से इंटरेक्ट कर सकता है, मतलब देख सकता है, बातचीत कर सकता है। फिर जियो आगे बताता है मैं यहाँ तक कि इस पेंटिंग से बाहर भी जा सकता हूँ। पर जब मैं गया तो मुझे पता चला कि ऑलरेडी उस इंसिडेंट को हुए 30 साल हो चुके हैं, मतलब स्कूल में आग लगने वाला, जिसके बाद जियो इस पेंटिंग के अंदर आ गया था। फिर जियो आगे बताता है अगर एग्जैक्ट कहा जाए तो 31 साल हो चुके हैं। ऐसे लग रहा था कि उस दिन के बाद बाहर की दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है। फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कहती है वो कमीना बाहर आ रहा है और उसी का ही एक टीममेट होता है जो कहता है पूरी पावर से उसके ऊपर अटैक करो। और उसके पास आर्चरी की पावर होती है जिस वजह से वो एक एरो का अटैक करता है और वो एरो कई सारे एरो में बदल जाता है और वो एरो का अटैक एक बड़े से मॉन्स्टर के ऊपर किया गया होता है। और उन्हीं सबको सोचते हुए जियो आगे बताता है मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि मॉन्स्टर से भरी हुई इस मॉडर्न सोसाइटी का मैं सामना कर सकूं। एक पोर्ट्रेट फ्रेम के अंदर होना चाहिए, बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक है। फिर उसके बाद जियो अपने पेंटिंग के अंदर आ जाता है। फिर उसके बाद जियो रूल नंबर 3 को बताता है ये जंगल अपने आप में ही एक अलग इकोसिस्टम बन चुका है। मैंने सिर्फ एक जंगल और 2 फ्लोर के एक झोपड़े को पेंट किया था लेकिन फिर भी ऐसे पेड़ पौधे जिसे मैंने कभी ड्रॉ नहीं किया था वो इस जगह पर बिखरे हुए हैं। फिर हमें एक बड़े से पेड़ को दिखाया जाता है जिसके अंदर से एक वाटरफॉल बह रहा था और जियो पानी को लेने के लिए उस वाटरफॉल के पास जा रहा था। फिर जियो आगे बताता है और इसके अलावा इस पेंटिंग के अंदर हर एक क्रिएचर मेरे से फ्रेंडली रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने ही इस जगह को पेंट किया है, क्योंकि इस पेंटिंग के अंदर सभी क्रिएचर मेरा ही आर्ट वर्क है, इसलिए ये बात नेचुरल है कि वो अपने क्रिएटर को पसंद करते हैं। फिर जियो वहीं जमीन पर बड़े एक फ्रूट को उठा लेता है और उस फ्रूट को उठाते ही उसके सामने एक सिस्टम विंडो में उसका सभी इंफॉर्मेशन आ गया था। साथ ही उस फ्रूट से एक एलेक्सर को रिफाइन करने का मेथड भी आ गया था और उसके बगल में व्यू मोर को भी ऑप्शन देता है। और इसी के साथ जो अपने रूल नंबर 4 को बताते हुए कहता है काश ये चीज मेरे सामने दिखाई देने से पहले कुछ वार्निंग आ जाता। फिर जियो इसके बारे में बताता है ये एक ऐसा फिनोमिना है जो उन लोगों में मैनिफेस्ट होता है जो लोग गेट कैटास्ट्रॉफ के बाद अवेकन हो गए थे। मैंने सुना है कि अर्थ के लोग इन्हें हंटर कहते हैं। ये बिल्कुल एक गेम की तरह है। ये बहुत अच्छा लगता है कि मैं भी उन लोगों में से एक हूँ, स्पेशली इस पेंटिंग के अंदर, जैसे कि मुझे ऐसे लगता है कि मैं किसी आरामदायक गेम को खेल रहा हूँ जिसमें सामानों को इकट्ठा करके खाना बनाना होता है।
मुझे नहीं पता कि मुझे कभी इसका यूज करने का जरूरत पड़ेगा या नहीं, लेकिन आज मैंने कुछ चीजों को इकट्ठा किया है, शायद मुझे उनसे मेडिसिन बनाने की कोशिश करनी चाहिए। फिर जो उसके मेडिसिन रिफाइनिंग मेथड होता है उसके व्यू मोड पर क्लिक करता है। फिर सिस्टम विंडो कहता है क्या आप इसे फिर से देखना चाहेंगे। फिर जो उस पर यस क्लिक करते हुए सोचने लगता है एक अकेले बेरोजगार के लिए ऐसी जिंदगी को जीना उसके लिए ये किसी बिल्कुल ही नई चीज को खोजने के जैसे है। खाना, सोना और कभी ना काम करना। मैं इससे बेहतर जिंदगी के बारे में सोच भी नहीं सकता। आज लंच में हनी से तला हुआ स्वीट पोटैटो रहेगा। खाना बनाने के हर इंग्रेडिएंट्स हमेशा स्टॉक में रहती हैं। जब मैं टीचर हुआ करता था तो मैं कभी भी खाना बनाने को एंजॉय नहीं कर पाया, पर अब मैं 3 घंटे तक खाने को एंजॉय करते रहता हूँ। मुझे ये लाइफ पसंद है। फिर उसके बाद जियो पीछे मुड़कर उसी पेड़ पर लटके हुए फ्रेम को देखने लगता है। उसे देखकर जियो सोचने लगता है एंट्रेंस के बाहर से शोर आ रहा है। फिर उसके बाद जियो हमें फाइनल रूल के बारे में बताता है कि जियो खुद एक पेंटिंग बन चुका है। मतलब जियो के उस पेंटिंग में घर और पेड़ पौधा हुआ करता था, उसके जगह खुद जियो का फेस का पेंटिंग बन चुका है। फिर उसके बाद जियो उस पेंटिंग के जरिए अगल बगल देखने लगता है। अगल बगल ठीक से देखने के बाद जियो उस पेंटिंग से बाहर निकलने लगता है और जियो के इस पेंटिंग का नाम जियो पोर्ट्रेट था। फिर उसके बाद जियो बगल की तरफ देखने लगता है जहाँ से आवाज आ रहा था। उस आवाज को सुनकर जियो सोचने लगता है क्या ये किसी जानवर का आवाज है। फिर उसके बाद वो ज्यादा नहीं सोचता और उस पेंटिंग के अंदर चले जाता है। फिर उसके बाद वो मस्त गाना गुनगुनाते हुए अपना काम करने लगता है। फिर उसके बाद हमें बताया जाता है जियो को ये शांत जगह बहुत पसंद आई। उसे यहाँ रहना बहुत अच्छा लगता था, इतना ज्यादा कि वो पूरी जिंदगी भर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ रह सकता है। फिर तभी हमें उस पेंटिंग के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ उस पेंटिंग के पास कुछ लोग आ जाते हैं और ये लोग ऐसे लोग थे जो किसी भी खाली जगह जाकर कीमती आइटम्स को ढूंढने का काम करते थे। और वो लोग इस पेंटिंग को देखने के बाद कहते हैं जरा इस पेंटिंग को देखो, ये जगह पूरी तरह से आग से झुलसने के बाद भी ये पेंटिंग बिना किसी स्क्रैच के अच्छी कंडीशन में है। फिर उसके बाद वो आदमी जिसके पास अप्रेजल स्किल होता है, जब वो उस पेंटिंग को अप्रेज करता है तो उसे उस पेंटिंग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता सिवाय ये कि वो जियो का पोर्ट्रेट है। फिर तब दूसरा आदमी कहता है अपने साथ किसी ऐसे आदमी का होना जिसके पास अप्रेजल स्किल है, उसका अपने पास होना बहुत अच्छा होता है। फिर जो अप्रेजल वाला बंदा होता है वो कहता है इसका टाइटल सामने आया, इसका मतलब जरूर ये एक आइटम है, पर क्या ये अर्थ से है। फिर दूसरा आदमी जिसने सिर पर कपड़ा पहना होता है वो कहता है चलो भी हम कांकोन प्रोविंस के माउंटेन के एक सुनसान स्कूल में हैं। इस जगह पर यही एकमात्र चीज है जो बिल्कुल ठीक है, फिर भी तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा। ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये चीज डंजन से निकाला गया है। अगर तुम समझ गए हो तो इसे जल्दी से पैक करो। फिर दूसरा कहता है क्या तुम्हें लगता है कि इसकी अच्छी कीमत मिलेगी। फिर पहला कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन कलेक्टर गिल्ड इसके लिए पागल हो जाएगा। चलो एक बार बेहद अमीर होने का मजा उठाते हैं। फिर उसके बाद वो उस पेंटिंग को पैक करके वहां से लेके चले जाता है। फिर हमें उस पेंटिंग के अंदर उस पेड़ को दिखाया जाता है जिसपे वो फ्रेम लटका होता है। उस फ्रेम से दिखाया जाता है जियो का पेंटिंग उस विलेज से निकल के सिटी में चला जाता है। फिर उसके बाद उसे किसी वेयर हाउस में रखा जाता है। फिर वेयर हाउस के बाद आखिरी में उसे किसी ऑक्शन में बेचने के लिए रख दिया जाता है और उस पेंटिंग को देखकर वहाँ काफी सारे लोग हैरान होते हैं। फिर उसके बाद कई सारे लोग उस पेंटिंग के ऊपर बोली लगाना शुरू कर देते हैं। फिर एक आदमी सबसे ज्यादा हाईएस्ट बोली लगाकर उस पेंटिंग को अपने नाम कर लेता है और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि कलेक्टर गिल्ड का लीडर था और उस पेंटिंग को कलेक्टर गिल्ड के कलेक्टर गैलरी में शिफ्ट कर दिया गया था और इस कलेक्टर गैलरी को कई सारे स्पेल और कई सारे प्रोटेक्टिव बैरियर से प्रोटेक्ट किया गया था ताकि कोई बाहर का आदमी अंदर ना आ सके। और इसके अलावा कभी इस जगह पर अटैक भी होता है तो इस जगह को कुछ ना हो। फिर हमें कलेक्टर गिल्ड के लीडर को दिखाया जाता है जो उस जगह पर पहुंच गया होता है और उस कलेक्टर गैलरी में कई सारे रेयर आइटम्स होते हैं। फिर उसके बाद वो सीधा जियो के पेंटिंग के पास आ जाता है और उस पेंटिंग को देखने के बाद गिल्ड लीडर कहता है शानदार, क्या ही कमाल की पेंटिंग है। फिर हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये कलेक्टर गिल्ड का लीडर बीसा ब्योल है और ये एस क्लास का हंटर है जिसके पास अप्रेजल स्किल है। फिर उसके बाद हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ गिल्ड लीडर ब्योल के सामने एक आदमी खड़ा था जो शायद उसका असिस्टेंट था। वो कहता है मुझे पता है कि हमें सचमुच कलेक्टर कहा जाता है, लेकिन आपको नहीं लगता कि इस बार आप कुछ ज्यादा ही आगे चले गए। फिर ब्योल कहता है क्या तुम सच में एक कलेक्टर को कलेक्ट ना करने के लिए कह रहे हो, क्या ये उसकी बेइज्जती नहीं हो जाएगी। फिर उसका असिस्टेंट कहता है क्या आपको पता भी है कि इस पोर्ट्रेट में कितना पैसा खर्च हो गया है। फिर ब्योल कहता है तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, वैसे भी इसे मैंने अपने पैसों से खरीदा है। वैसे भी ये एक ऐसा आइटम है जिसे खुद हंटर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट चाहती थी। 31 साल पहले ग्रेट कैटास्ट्रॉफ आया था
अनगिनत डायमेंशन अर्थ से टकराए जिसकी वजह से डंजन्स बने जिसमें से मॉन्स्टर्स लगातार निकलते रहे। डिवाइनिटी के इंटरफेरेंस की वजह से अर्थ तबाह हो गई। फिर उसने सिस्टम बनाया और इंसानियत को खत्म होने के कगार से बचा लिया। इटर्निटी के सिंबल में से एक हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉन हीरा, एक ऐसी औरत जिसे आइटम कलेक्ट करने में एक भी इंटरेस्ट नहीं है, जिसका शौक सिर्फ मॉन्स्टर को पालना है। फिर भी वो इस पेंटिंग के ऊपर अंधाधुंध बोली लगाती रही। फिर उसका असिस्टेंट कहता है, क्या एसोसिएशन प्रेसिडेंट? ये सच में थोड़ा हैरान कर देने वाला है। फिर वो सोचने लगता है, एक ऐसा पेंटिंग जिसे खुद एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी चाहते थे। ये यकीन करना मुश्किल है कि मेरे पास अप्रेजल स्किल होने के बावजूद भी मैं इस पेंटिंग के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन जान नहीं पा रहा हूँ। फिर वो असिस्टेंट चुप कर कहता है, मेरे स्किल में कमी है, इसलिए मैं इस पेंटिंग की असली कीमत को पहचान नहीं पाया। मुझे जल्दबाजी में इसे कम आंकने के लिए माफ कर देना। वो रिव्यूअल कहता है, ये चीज समझ में आता है क्योंकि मैं भी इस पेंटिंग के बारे में नहीं जानता। उसके बाद सुनने के बाद एक पल के लिए वो असिस्टेंट चुपचाप रहता है। फिर वो कहता है, ये किस तरह का बकवास है? गिल्ड लीडर, आप अपने अप्रेजल स्किल के साथ एक अकेले एस क्लास हंटर हो। तो गाइस, यहाँ कहने का मतलब ये था कि ये एकमात्र अकेला हंटर है जिसके पास एस क्लास का अप्रेजल स्किल है। फिर उसका असिस्टेंट आगे बोलता है, आप कोरिया के 3 ग्रेटेस्ट गिल्ड में से एक कलेक्टर गिल्ड के लीडर हो। एक ऐसा आइटम जिसे आप भी अप्रेज नहीं कर सकते। अगर कुछ ऐसा चीज एग्जिस्ट करता है तो अर्थ का क्या होगा? मतलब गाइस, अगर ये बाहर पता चल जाता है तो बाहर हंगामा मच जाएगा। और अगर इस तरह का कोई और आइटम आ जाता है तो लोगों को पता ही नहीं चल पाएगा कि ये उनके लिए अच्छा है या खतरनाक। पर वहीं ब्योल काफी चिल होता है। वो कहता है, थोड़ी सी चापलूसी से कुछ नहीं होगा। फिर उसका असिस्टेंट कहता है, आप जानते हैं मेरा मतलब ये नहीं था। हमने ये चीज अब तक जो भी कलेक्ट किया है ये उनसे काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। फिर ब्योल भी स्माइल करते हुए कहता है, बिल्कुल, यही कारण है जो मैं इस पेंटिंग को चाहता था। मैं ये जानने के लिए क्यूरियस हूँ कि आखिर ये किसका पेंटिंग है। अगर किसी इंसान ने इसे पेंट किया है तो उसकी स्किल सच में काफी अमेजिंग है। पर अगर इसे किसी इंसान के अलावा किसी और ने किया है तो भी मैं यही कहूंगा। इसे देखकर ऐसे लगता है कि इस पेंटिंग ने एक असली जिंदा आदमी को अंदर फंसा लिया है। पर तभी उस पेंटिंग में जियो अपनी आंखों को खोलता है और वो ब्योल को देखने लगता है। और ब्योल जब उन आंखों को देखता है तो वो बहुत हैरान हो जाता है। उसे ऐसे लगता है कि वो गहरे काले अंधेरे के गहराई को देख रहा है जो अनगिनत कलर से भरा हुआ है, जैसे कि वो खुद एक यूनिवर्स हो। फिर उसके बाद पेंटिंग में जो जियो होता है वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है। उसे देखकर तो वहाँ एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। पर अगले ही पल उसे ऐसी खुशी महसूस होती है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। और वो सोचने लगता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये कोई मामूली पेंटिंग हो। यहाँ तक कि मैं इसे कितनी बार भी देख लूं, मेरी आंखें इससे बिल्कुल भी अप्रेज नहीं कर पा रही है। और वहीं हमें पेंटिंग के अंदर जियो को दिखाया जाता है जो पेड़ पर लटके टंगे हुए फ्रेम से बाहर की तरफ ब्योल को देख रहा होता है। और उसे हंसते हुए देखकर जियो को वो बहुत डरावना लगता है। फिर जियो सोचने लगता है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस शांत जगह में मुझे अपनी जान का खतरा कभी महसूस भी होगा। मुझे पता है कि सामने क्या हो रहा है, लेकिन ये देखकर हैरानी होती है कि कोई मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा है। फिर उसके बाद ब्योल कहता है, नॉक नॉक। मास्टर, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? क्या आप मुझसे बात करना चाहते हैं? और उसके बाद सुनकर तो जियो का मुंह ही बन जाता है और वो मन ही मन कहता है, मैं तुमसे बात बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। फिर वो सोचने लगता है, मैं जिस जगह पर पहुंचा हूँ वो एक बहुत ही शानदार बिल्डिंग है। इसके बनाए गए इंटीरियर को देखकर लगता है कि ये कोई गैलरी है जिसे इस जगह का ओनर का भरपूर प्यार मिला है। खैर, ये थोड़ा परेशान करने वाला है क्योंकि ये मेरा एकमात्र एंट्रेंस है। मतलब गाइस, ये एकमात्र जगह है जिससे जियो बाहर असली दुनिया में जा सकता है। फिर वो आगे सोचने लगता है, अगर ऐसे रहा तो जब मैं बाहर की दुनिया में जाऊंगा तो इसे ट्रेसपासिंग माना जाएगा। मतलब गाइस, बिना परमिशन के आना जाना माना जाएगा। और इसी के साथ हमें एक फनी पैनल को भी दिखाया जाता है जिसमें एक गार्ड जियो को पकड़ लेता है और वो उसे पुलिस स्टेशन आने के लिए कहता है। फिर जियो सोचने लगते हैं, अगर क्या हो लोग इस पोर्ट्रेट को भूतिया मानने लगे और इसे जला दें। ये दुनिया सच में बहुत बेरहम है। फिर उसके बाद ब्योल कहता है, क्या मैंने बदतमीजी से बात की है? ऐसा लगता है कि आप अभी बात करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो ठीक है मास्टर, मैं आपसे कल फिर से मिलने आऊंगा। और जियो इस बात को सोच करके वो दोबारा वापिस आएगा। जियो के हाथों से वो बकेट फिर से गिर जाता है और वो घबराने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है जियो के दिन का शुरुआत एक स्वादिष्ट खाने से शुरू होती है। खाने के बाद वो सोचने लगता है, आज मैंने फल और फूल को इकट्ठा कर लिया था तो वो सूख गए होंगे। मुझे डेजर्ट के लिए कुछ चाय बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर देखा जाए तो मेरे पास चाय के लिए बर्तन नहीं है। फिर उसके बाद वो अपने पेंटिंग वाले रूम में जाता है तो वहाँ जाकर टी पॉट और कप को ड्रॉ करता है और वो चीज असली में बनकर बाहर निकल जाती है। फिर उन्हें ले जाने के बाद वो चाय बनाता है और उस टी से उस कप में चाय डालता है और बड़े ही मजे से उस चाय को पीने लगता है।
फिर उसके बाद वो उसे टेबल में रख देता है। फिर हमें उस चाय के बारे में बताया जाता है जिसका नाम फॉरेस्ट बटरफ्लाई फ्लावर टी था, जो बैबरनील पेटल से बना हुआ था। और इसका फायदा हेमोटेसिस, मतलब कभी चोट लग गया तो ये ब्लीडिंग को काफी तेजी से रोक देगा। और दूसरा फायदा है कि ये इम्यूनिटी को बढ़ा देता है। उसे देखने के बाद जियो सोचने लगता है इसमें लिखा है ये ब्लीडिंग को रोकता है और इम्यूनिटी को बढ़ाता है, लेकिन ये ऐसे इफेक्ट है जिन्हें मैं अपने बॉडी के ऊपर वेरीफाई नहीं कर सकता। जब से मैं इस पेंटिंग के अंदर आया हूँ, इस बॉडी को अब कोई भी फिजिकली जरूरत नहीं है। मैं घूम फिर सकता हूँ, खाना खा सकता हूँ, सो सकता हूँ, लेकिन मैं ठंड और गर्म को महसूस नहीं कर सकता। इसलिए मुझे पसीना भी नहीं आता और न ही मुझे बाथरूम जाने की जरूरत पड़ती है। मतलब इस पेंटिंग के अंदर उसे डट्टी नहीं लगता। मैं इस पेंटिंग के अंदर एक्सेप्शनली इवॉल्व इंसान बन चुका हूँ। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अब मैं बाथरूम साफ करने से छुटकारा पा गया हूँ। लेकिन इससे भी बड़ा प्रॉब्लम कुछ और है। फिर तभी दिखाया जाता है जियो बड़े आराम से चाय पी रहा होता है। तभी उसे पीछे से कोई कहता है, ओ मास्टर आप कैसे हो। फिर जियो मुड़ते हुए सोचने लगता है अब इसका फिर से शुरू हो चुका है। और ये कहने वाला बियोल होता है जो कहता है, मास्टर क्या आज भी आप बात नहीं करेंगे। फिर बताया जाता है जियो का जो पोर्ट्रेट होता है उसे कलेक्टर गैलरी में आए हुए ऑलरेडी 11 दिन हो चुके हैं। और हर दिन बियोल आकर कुछ न कुछ जियो के पोर्ट्रेट के सामने बोलकर चला जाता है। फिर बियोल कहता है क्या आप अकेले रहने से बोर नहीं होते। उसके बाद सुनकर जियो मन ही मन कहता है बिल्कुल भी नहीं। और हमें पैनल में उसे इंट्रोवर्ट भी दिखाया जाता है। फिर जियो सोचने लगता है एंट्रेंस ने ये इंडिकेट दिए है कि वो आदमी मेरे लिए कोई खतरा नहीं है। और इसके अलावा वो एक फ्रेंड के जैसे काफी इज्जत से बात करता है। और गैस यहाँ सेफ्टी को भी दिखाया जाता है जो 5 में से 4 होता है, पर यहाँ पर पूरा का पूरा 5 स्टार नहीं है। इसका मतलब हो सकता है फ्यूचर में कोई और जियो की पेंटिंग के अंदर आ सकता है। फिर उसके बाद बियोल कहता है, मास्टर आपको पेंटिंग के अंदर आंखें खोलते हुए और बंद करते हुए देखकर मुझे सचमुच पागल कर रहा है। मैं आपसे बात करने के लिए तरस रहा हूँ। मतलब गैस बियोल ने जियो को उसी समय आंखें खोलते और बंद करते हुए देख लिया था। क्या ये आदमी आपको सेक्रीफाइस करने के लिए पसंद नहीं? सेक्रीफाइस करने के लिए सबसे बेस्ट आदमी एक क्रिमिनल आदमी है। अगर उसे मार भी दिया जाए तो भी इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मतलब गाइस बियोल किसी क्रिमिनल को हाथ पैर बांध कर उसे सेक्रीफाइस देने के लिए यहाँ लेकर आ गया था। फिर बियोल कहता है आज के समय में किसी भी क्रिमिनल को ढूंढना बहुत ही आसान है। तो अगर आप किसी स्पेशल टाइप के क्रिमिनल को चाहते हो तो प्लीज चाहे ऑब्जेक्ट, कॉन्ट्रैक्ट या कंडीशन को लेकर वो क्रिमिनल हो, आप बेझिझक बोलिए, मैं उसे लेकर आ जाऊंगा। उसकी बातें सुनकर तो जियो का मुंह बन जाता है और वो सोचने लगता है अगर मैं अपना जरा सा भी मुंह खोल दिया तो मैं ऑलरेडी एक ऐसा फ्यूचर को देख सकता हूँ जिसे मैं बिल्कुल भी संभाल नहीं सकता। फिर बियोल कहता है शायद आप इसलिए जवाब नहीं दे रहे हो क्योंकि मैं कोरियन बोल रहा हूँ, पर मैंने ऑलरेडी 27 लैंग्वेज में आपसे बात करने की कोशिश की है, लेकिन आप तो कुछ जवाब ही नहीं दे रहे हो। फिर जियो सोचने लगता है उसके बगल में जो स्टाफ जैसे दिखने वाला है उसके हिसाब से ये साउथ कोरिया के टॉप 3 गिल्ड में से एक का लीडर है। पता नहीं वो अपने लीडर के काम करने के बदले यहाँ क्या करने के लिए आता है। फिर बियोल कहता है क्या आपको सच में मेरे से बात करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं है। और पोर्ट्रेट जैसे था वैसे ही देखकर बियोल कहता है बहुत बढ़िया, मैं आपसे फिर से मिलने आऊंगा। फिर उसके बाद वो उस गैलरी से चला जाता है। फिर जियो सोचने लगता है मुझे उससे कुछ भी गलत फीलिंग महसूस नहीं हुई और ऐसा भी नहीं है कि मैं उससे डिसलाइक करता हूँ क्योंकि वो कोई बुरा आदमी नहीं है, पर सच में ये एक सिर दर्द है। वो हमेशा ऐसे ही नहीं आ सकता, ठीक वैसे ही जैसे कि आज वो जल्दी चला गया। क्या मुझे उससे बात करने की कोशिश करनी चाहिए? कहीं ऐसा ना हो कि वो ये सोच ले कि मेरे से बात नहीं किया जा सकता और वो गुस्से से मेरे पेंटिंग को जला देता है, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। अगर इस पेंटिंग को जला देता है तो मुझे खुद भी नहीं पता कि इस पेंट की हुई दुनिया का क्या होगा। मुझे अभी तो जलाया नहीं जा सकता, मैं अपने एकमात्र एंट्रेंस को खोने नहीं दे सकता। फिर उसके बाद जिस सैंडवॉच को उसने थोड़ी देर पहले उल्टा रखा था उसका सेंट अब नीचे गिर चुका है। फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो उस कलेक्टर गैलरी वाले फ्लोर पर आ गई थी और वो इस कलेक्टर गैलरी में यहाँ के आइटम्स को चेक करने के लिए आई थी। फिर उसके बाद वो जियो के पोर्ट्रेट की तरफ बढ़ने लगती है, पर वहाँ जियो के पोर्ट्रेट में जियो ही नहीं था और उस पोर्ट्रेट में पहले की तरह झोपड़ी और जंगल दिखाई दे रहा था। मतलब गाइस जियो अपने पेंटिंग से बाहर आ चुका है। अब गाइस पोर्ट्रेट और पेंटिंग सेम है, बस उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। पोर्ट्रेट में सिर्फ चेहरे को ही ड्रॉ किया जाता है, मतलब मेन फोकस चेहरे पर ही होता है, चाहे वो इंसान हो या जानवर, जबकि पेंटिंग में किसी भी चीज को ड्रॉ किया जा सकता है। फिर उसके बाद हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जहाँ वो सोच रही होती है मुझे तो कहा गया था कि ये
एक पोर्ट्रेट है, मतलब कई जियो अब इस पेंटिंग में नहीं रहा तो वो पोर्ट्रेट नहीं कहलाएगा। फिर हमें किसी आदमी को उसकी तरफ आते हुए दिखाया जाता है और उसके पैरों की आवाज सुनकर वो लड़की भी पीछे मुड़कर देखती है, पर जब वो पीछे देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। पर तभी उसके पीछे से कोई कहता है, हेलो, क्या तुम मेरे साथ बातचीत करना चाहोगी? और वो ये कहते हुए शायद एक कुकी को दे रहा था। और गाइस मेरे ख्याल से ये वही कुकी है जिसे जियो थोड़ा देर पहले बना रहा था। फिर हमें इतना दिखाया जाता है कि वो लड़की डर जाती है और डरने की वजह से उसके हाथों से पेन और पेपर नीचे गिर जाता है। फिर उसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें बताया जाता है कि इस गैलरी के अंदर सिर्फ इसका ओनर बियोल और इसके अलावा मात्र 300 लाइसेंस हंटर और वो मेहमान जो आर्ट वर्क को खरीदने आते हैं वही लोग अंदर आ सकते हैं। फिर उसके बाद हमें व्हाइट हेयर वाले आदमी को दिखाया जाता है जिसके हाथों में एक सूटकेस होता है और वो लिफ्ट के पास खड़े हो जाता है और वह जैसे ही नीचे वाले फ्लोर जाने के लिए बटन को दबाता है उसके पीछे एक आदमी आ जाता है जो कहता है, लोग कहते हैं कि वो घोस्ट है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो व्हाइट हेयर वाला दूसरे आदमी को चाय देते हुए कहता है, क्या तुम बेसमेंट के 5 फ्लोर के गैलरी के बारे में जानते हो? हमें पिछले 2 हफ्ते में उसके बारे में 17 कंप्लेन मिली है। फिर वो आदमी चाय को लेते हुए कहता है, क्या 17 कंप्लेन? फिर हमें बताया जाता है कलेक्टर गिल्ड के लीडर बीस साबियोल वो किसी भी चीज को ले लेता है अगर वो उसे एक आर्ट मान ले तो। अगर यहाँ तक कि आर्ट वर्क का नेचर एक मॉन्स्टर हो तो भी इससे बीस साबियोल को कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ जो भी इंसिडेंट हुए वो ज्यादातर मॉन्स्टर के वजह से ही थे। यहाँ अगर किसी घोस्ट को लेकर इंसिडेंट है तो वो बिल्कुल भी अलग चीज नहीं है। तो इस बार क्यूरेटर ने इतने सारे कंप्लेन को क्यों फाइल किया है? और गाइस जो 300 लाइसेंस्ड वाले बंदे हैं जिन्हें इस गैलरी में आने का परमिशन है उन्हें क्यूरेटर कहा जा रहा है। फिर उसके बाद जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है, एचआर ने बाहर रूमर फैलने से रोक दिया है। जो इंसिडेंट का स्केल था वो छोटा था इसलिए रूमर्स को बाहर फैलने से रोकने में मुश्किल नहीं हुई, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि हम इसे आगे चलकर भी रोक पाएंगे। उसकी वजह सुनकर वो व्हाइट हेयर वाला जो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया होता है वो सोचने लगता है ये सिचुएशन बहुत परेशान कर देने वाला है, फिर भी मुझे इसकी आदत हो गई है। फिर हमें इसके बारे में बताया जाता है इसका नाम यू सियोगुन है, ये ए क्लास हंटर है और ये गार्डियन ऑफ द स्नोफील्ड के नाम से भी जाना जाता है। साथ में ये एक कलेक्टर भी है। फिर उसके सामने जो बंदा होता है वो स्माइल करते हुए कहता है, तुम सच में भरोसेमंद हो। मैं सच में चाहता हूँ मिस्टर यू सोनगुन तुम एडमिनिस्ट्रेटर मैनेजर के तौर पे अपने काम को संभालो। तो गाइस जो यू सोनगुन है मैं उसे यू कहूंगा। फिर यू कहता है, मैं सच में आभारी हूँ कि आप मेरे लिए इतना ज्यादा सोचते हो, लेकिन ये सच में मेरे लिए कुछ ज्यादा ही है। मतलब ये इस काम को करने से मना कर रहा था। फिर जो दूसरा बंदा होता है, अगर मुझे ठीक से याद है तो तुम एसोसिएशन में रिसर्च टीम के लीडर भी थे। फिर यो कहता है, हाँ, लेकिन क्या तुम जानते हो जब मैंने एसोसिएशन छोड़ा तो वो किस नजरों से मुझे घूर कर देख रहे थे, इसलिए मैं इसके लिए खड़ा नहीं होना चाहता। फिर जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है, अगर कभी भी इस गैलरी में जो गड़बड़ी हो रही है वो रूमर बाहर फैल जाती है तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, इसलिए हम गिल्ड लीडर को सब कुछ रिपोर्ट करने के बाद जवाबी कार्रवाई की तैयारी करेंगे। जो लोग घोस्ट से मिले थे ये उनका स्टेटमेंट है। अब अगले हफ्ते से सभी स्टाफ को इनहेंस्ड सेफ्टी ट्रेनिंग दी जाएगी। फिर उसके बाद ये उनकी स्टेटमेंट को पढ़ने लगता है, जहाँ सभी के स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद पता चलता है कि जो घोस्ट है वो 188 सेंटीमीटर का है, वो चोगा पहना होता है, उसके पेल स्किन है और उसके काले बाल है। फिर उन लोगों के इंफॉर्मेशन के हिसाब से उस घोस्ट का स्केच को बनाया जाता है और वो घोस्ट जिन स्टाफ के सामने आया वो सभी इस बात से एग्री करते हैं कि वो काफी हैंडसम दिखता है। फिर यो कहता है, ये मॉन्स्टर किसी आइटम में छिपे रहने के बावजूद भी ऐसे लगता है कि ये अपने एग्जिस्टेंस को छिपाना नहीं चाहता है। वो कई बार लोगों के सामने आया फिर भी उसने किसी को चोट या नुकसान नहीं पहुंचाया। अभी तक इस दुनिया में जितने भी मॉन्स्टर आए उनमें से एक भी नहीं था जो इंसानों के लिए दुश्मनी ना रखता हो। अभी तक ऐसा कोई भी मॉन्स्टर नहीं है जो इंसानों को देखने के बावजूद भी उसे चोट ना पहुँचाया हो। दूसरे डायमेंशन के डंजन से निकले जो भी मॉन्स्टर थे वो सब ऐसे ही थे। अगर सच में कोई ऐसा मॉन्स्टर एग्जिस्ट करता है जो इंसानों को चोट नहीं पहुंचाता तो ये पूरी दुनिया में फ्रंट पेज का एक न्यूज बन जाएगा। नहीं, इससे पहले पब्लिकली लोगों को पता चले एसोसिएशन उसे लॉक कर लेगा और उसके ऊपर रिसर्च करना शुरू कर देगा। फिर यो एक जगह को पढ़ने के बाद कहता है, और ये लोगों को गिफ्ट देने के बारे में क्या लिखा हुआ है? फिर उसके सामने वाला बंदा कहता है, अगर कोई भी घोस्ट से मिलता है तो घोस्ट उससे बिल्कुल मामूली इंसान के जैसे बातचीत करने के लिए कहता है। फिर यो कहता है, अगर कोई मॉन्स्टर इंसानों की तरह दिखावा भी करता है तो भी इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो स्टाफ मेंबर के नाम पूछता है और अपने नाम को उन्हें बताता है। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ जियो काला चोगा पहना हुआ था और वो कह रहा था, हेलो, मेरा नाम सियो जियो है।
फिर यो कहता है उस समय स्टाफ मेंबर बहुत ज्यादा डरे हुए थे। उनमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो उससे आंखों से आंखें मिलाकर बात कर पाए। वो लोगों से उनके ज्यादा पर्सनल इंफॉर्मेशन को नहीं पूछता, और अगर लोग अपनी पहचान को बताने से घबराते तो अब वो और आगे बातचीत नहीं करता। जब बातचीत पूरा हो जाता था तो वो लोगों को ये गिफ्ट देता था। फिर वो बंदा लिखे हुए पेपर पर एक जगह पर उंगली दिखाता है और उसे देखकर यू बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर उसके बाद यू के सामने वाला बंदा जो उसे समझा रहा था वो कहता है हाँ, बातचीत खत्म होने के बाद वो गिफ्ट के तौर पे उन्हें फूड देता है। उसे देखकर यू सोचने लगता है आखिर ये किस तरह का डोमेस्टिक मॉन्स्टर है। फिर यू कहता है क्या तुमने इन सभी फूड को एनालाइज किया है? फिर उसके सामने वाला बंदा कहता है मुझे पूरी तरह से यकीन नहीं है, लेकिन गिल्ड लीडर के पास कुछ प्रिजनर्स थे, इसलिए हमने उन प्रिजनर्स के ऊपर इसे चेक किया। फिर यू कहता है क्या उसने फिर से प्रिजनर को उधार लेकर आ गया? तो उन प्रिजनर के ऊपर उस फूड को चेक करने से क्या मिला? क्या उस फूड में पॉइजन था? फिर उसके सामने वाला बंदा कहता है नहीं, बिल्कुल इसका उल्टा, उसमें मेडिसिन था। उसकी बातें सुनकर यू हैरान हो जाता है। फिर उसके बाद वो आगे कुछ मेडिसिन के नाम बताता है और ये कहता है ये बिल्कुल वही मेडिसिन थे जिन प्रॉब्लम की वजह से वो स्टाफ मेंबर जूझ रहे थे। ये मेडिसिन बिल्कुल एग्जैक्ट उन स्टाफ मेंबर की बीमारी और हेल्थ के लिए था। एक मामूली फूड में आखिर उस तरह के मेडिसिनल प्रॉपर्टीज कैसे आ गई, ये तो उन फूड को रिसर्च करने के बाद भी नहीं पता चला। उसकी बातें सुनकर यू सोचने लगता है मैं जितना इस मॉन्स्टर के बारे में सुन रहा हूँ, ये मॉन्स्टर मुझे उतना ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है। वो ना सिर्फ लोगों के कंडीशन को समझ सकता है, बल्कि वो ऐसी चीजों को भी बना सकता है जो उनके प्रॉब्लम को ठीक कर सकता है। वो न सिर्फ अपने आप को अच्छे से छिपा लेता है, बल्कि गिल्ड के हाई लेवल सिक्योरिटी को भी बाईपास करके अंदर घुस जाता है। इसका मतलब वो अपने आप को छिपाने में बहुत ज्यादा स्किल्ड है। ये लगभग एक हाई रैंकिंग मॉन्स्टर है। फिर उसके सामने खड़ा बंदा कहता है लेकिन ये फैक्ट है कि वो इंसानों के सामने अच्छा बनने का दिखावा कर रहा है, इससे हमारे लिए ये मुश्किल हो जा रहा है। फिर यू कहता है दूसरे सिविलाइजेशन द्वारा दिखाई गई अच्छाई डंजन में खोजा गया सबसे खतरनाक चीज है। ऐसा इसलिए क्योंकि 11 साल पहले कई सारे नेशन के डेलीगेशन कॉन्टेक्ट एस्टेब्लिश करने के लिए भेजे गए थे जो दूसरे डायमेंशन के सिविलाइजेशन के साथ थे। उनमें से हर एक हेल्थी मेल फॉर्मेशन के साथ वापस आए थे। उन सिविलाइजेशन के लिए इंसानों की बॉडी बेकार थी, इसलिए उन्होंने अच्छाई के नाम पर उन डेलीगेट्स की बॉडी को बेहतर बना दिया। ये उनका कहना था। आखिरकार एक मॉन्स्टर ही होता है। उस दिन के बाद सभी ऑर्गेनाइजेशन ने डंजन से निकलने वाले सभी को अपना दुश्मन माना। घोस्ट बहुत ज्यादा ट्रिकी है, उसे पकड़ना मुश्किल है। फिर उसके बाद यू कहता है ठीक है, मैं इस काम को करने के लिए तैयार हूँ, आखिरकार यही तो मेरी स्पेशलिटी है। उसके बाद सुनकर उसके सामने वाला बंदा उसे शुक्रिया कहता है। फिर यू कहता है इसकी जरूरत नहीं है, इस तरह के इंसिडेंट पे मेरे रिस्पॉन्स करना मेरी ड्यूटी है। फिर उसके बाद यू वहाँ से जाने लगता है। तभी वो बंदा कहता है एक और जरूरी चीज जो तुम्हें बताना था। इस इंसिडेंट के शुरू होने से कुछ दिन पहले गिल्ड लीडर ने जियो के पोर्ट्रेट नाम के एक आइटम को गैलरी में लेकर आया था। फिर उसके बाद यू लिफ्ट में चले जाता है। फिर यू सोचने लगता है जो गिल्ड लीडर है उसे अजीब अजीब तरह के आइटम का शौक है, चाहे उन आइटम में मॉन्स्टर भी क्यों ना हो। फिर तब यू कुछ चीज सोचकर हैरान हो जाता है और इसी के साथ वो लिफ्ट बंद हो जाता है। फिर उसके बाद यू सोचने लगता है ये सिर्फ छोटा मोटा एक्स्ट्रा काम नहीं है, इस काम में जरूर ओवर टाइम का गारंटी है। फिर वो अपने पास से लॉलीपॉप निकालता है और उसे खा जाता है और इसी के साथ लिफ्ट खोलता है और वो फ्लोर 5 पर पहुंच गया था। और इस फ्लोर में ही कलेक्टर गैलरी है जहाँ पे जियो का पोर्ट्रेट है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है उसके हाथों में आईफोन होता है और अभी सुबह के 4:30 बज रहा होता है और ये वही टाइम होता है जब जियो अपने पेंटिंग से बाहर निकलता है और जो यू होता है वो कलेक्टर गैलरी में जाकर एक कोने में छिप गया होता है। फिर उसके बाद जियो भी अपने पेंटिंग से निकल जाता है। फिर यू सोचने लगता है काला चोगा, काले बाल, नंगे पैर और 188 सेंटीमीटर लंबा, जैसा फाइल में लिखा हुआ था इसका अपीयरेंस बिल्कुल उस डाटा से मैच खा रहा है। ये सुबह के समय निकलता है जब ज्यादा स्टाफ नहीं होते हैं और ये फैक्ट है कि ये सिर्फ इसी समय ही दिखाई देता है। इसका मतलब ये लोगों के सामने आने से बचता है। यह हो सकता है ऐसा करने का इसका कोई कंडीशन या रूल हो। क्या ये डरपोक है या चालाक? खैर ये ह्यूमनॉइड के जैसे दिखता है। ह्यूमनॉइड मतलब बाहर से इंसानों के जैसे दिखने वाला। फिर यू सोचने लगता है अगर ये ह्यूमनॉइड होगा तो ये चालाक ही होगा, ये हमेशा दिखाई नहीं देता, इसलिए मैं लकी हूँ कि मैं सही समय पर आया और अपने आंखों से इसे देखने का मौका मिला। मैं आज के लिए बस इसे ऑब्जर्व करूंगा और डाटा को वेरीफाई करूंगा। फिर उसके बाद वो अपने कानों में किसी ईयरबड की तरह डिवाइस को पहन लेता है जिस वजह से वो आसपास की आवाज को साफ साफ सुन सकता है। फिर वो सोचने लगता है स्टाफ मेंबर के जो स्टेटमेंट थे उनके मुताबिक इसके चलने की आवाज बिल्कुल भी नहीं आती, इसलिए वो इसे घोस्ट मानते हैं।
हैं। दूसरों के पास आवाज को सुनने के रिलेटेड स्किल नहीं है, इसलिए वो इसे नहीं सुन सकते, पर मैं इसे सुन सकता हूँ। ये आवाज बहुत ही हल्की है, जैसे कि कोई अपने नंगे पैर को गीले घास पर रख रहा है। मैं यकीन से कह सकता हूँ ये कोई ऐसा आवाज नहीं है जो 188 सेंटीमीटर के आदमी के पैरों से चलने से आने चाहिए। लेकिन ये जो भी है, क्या ये आर्ट वर्क को एडमायर कर रहा है? इस गैलरी में जो भी आइटम है वो काफी खतरनाक है। अगर उन्हें जरा सा भी छू लिया जाए तो वो हंगामा खड़ा कर सकते हैं। क्या ये ह्यूमैनिड काफी इंटेलिजेंट है, क्योंकि वो उन्हें सिर्फ देख रहा है, छू नहीं रहा है? क्या ये इन आर्ट वर्क में इंटरेस्टेड है, या बस ये समय बिताने की कोशिश कर रहा है, या वो किसी ऐसे आइटम को ढूंढ रहा है जिसे वो यूज कर सकता है? फिर हमें जियो को दिखाया जाता है, जिसे कुछ महसूस होता है और वो मुड़कर यू को देखने लगता है, और यू उसे देखकर मन ही मन कहता है, मैंने उसे देख लिया। पर जब यू जियो के आंखों को देखता है तो उसे ऐसे लगता है कि उसके सामने एक सचमुच घोस्ट खड़ा है, और वो समझ नहीं पाता ये क्या हो रहा है। और उसे भी वही दिखता है जो गिल्ड लीडर बियोल को दिखा था, एक गहरे काले अंधेरे का एंडलेस वॉइड। फिर वो सोचने लगता है ये क्या है। सेंटर में जो एक गहरा काला अंधेरा है, ये इतना खतरनाक क्यों लग रहा है? ये जो भी है ये बहुत बड़ा है। इसे देखकर मेरे अंदर बिना किसी कारण के एक अजीब सी फीलिंग आ रही है। आखिर इस तरह की चीज एग्जिस्ट कैसे कर सकती है? और वो ये सब मन ही मन सोच ही रहा होता है, तभी जियो अपने पेंटिंग के अंदर चले जाता है, और उसे अचानक से उस जगह पर ना होता देख वो तेजी से दौड़ते हुए उस जगह पर चले जाता है जहाँ जियो खड़ा था। पर जब वो वहां पहुंचता है तो वहां उसे जियो के पोर्ट्रेट के अलावा और कुछ भी नहीं दिखाई देता। फिर उसके बाद यो हाफते हुए सोचने लगता है वो छिप गया। मैं कितना भी सोचूं ये मुझे पागल कर रहा है। फिर वो थोड़ा घबराते हुए सोचने लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने उसे गुस्सा दिला दिया।